हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम 5 प्रोसेसेस के बारे में चर्चा करेंगे। इनके फीचर्स क्या है, इनका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आज जो 5 प्रोसेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। ये पांचों प्रोसेसेस को थोड़ा समझना होता है। इसके द्वारा ही गाइडेड होके जो लगभग सारे सोसाइटीज है, हर तरीके का सोसाइटीज में हमें ये 5 प्रोसेसेस देखने को मिलती है और ये पांचों प्रोसेसेस ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है और इनके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सोशल चेंज की जब बात करते हैं, सोशल चेंज के रिगार्डिंग मैंने एक क्लास पहले ही करा के रखी है, जहाँ पर मैंने सोशल चेंज का डिफिनेशन, इसका मतलब क्या है, अलग अलग थ्योरीज सोशल चेंज के बारे में क्या कहते हैं और सोशल चेंज के जो फैक्टर्स है, इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है। आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो बेसिक क्लास है, उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। उस क्लास को देखने के बाद आपको ये क्लास और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो आज के इस क्लास में हम 5 प्रोसेसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सोशल चेंज हम कौन सी चीज को कहते हैं? सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन। हमारे समाज में बहुत सारे तरीके का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है, इसमें बदलाव आ सकती है। अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस, लोगों के बिहेवियर पैटर्न, फिर लोगों का कल्चरल पैटर्न, ये सारे चीज़ों में हमें बदलाव देखने को मिलती है। 100 साल पहले हमारा सोसाइटी जिस तरीके का था, आज उस तरीके का सोसाइटी नहीं है। बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो बदलाव है, इन बदलावों में से कुछ बदलाव ऐसे है कि बहुत तेजी से बदलाव आ गई है और कुछ ऐसे चीजें हैं जो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बहुत धीरे से इनका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी बदलाव आता है, यानी कि सोशल चेंज होता है सोसाइटी में, वो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों तरीके का फैक्टर्स के वजह से हो सकता है। बहुत सारे इंटरनल रीजंस है, यानी कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ही बहुत सारे चीजें चेंज होती है जिसके वजह से सोशल चेंज आ सकती है, और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज या फिर और जो अलग अलग जगहों पर जो चेंजेस आ रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस के वजह से भी सोशल चेंज हो सकता है। यहां पर सोशल चेंज में बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिसके द्वारा सोसाइटी चेंज होती है। तो यहाँ पर जब हम ओवरऑल वर्ल्ड के बड़े बड़े जो सोसाइटीज़ है जहाँ पर बदलाव आए हैं, उनकी अगर हम बात करें, वहाँ पर मेजरली हम 5 तरीके का प्रोसेसेस देखते हैं जिसके द्वारा हमारी सोसाइटी में चेंजेस आती है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन। ये जो प्रोसेसेस है, इसके वजह से हमारे वर्ल्ड के लगभग हर सोसाइटी में हमें चेंजेस देखने को मिलती है। और कुछ ऐसे भी चेंजेस है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस है जो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए है, जैसे संस्कृताइजेशन। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमारी इंडिया को थोड़ा अलग तरीके से इंपैक्ट करती है, तो वो सेपरेट होती है। और जब हम वर्ल्ड व्यू की बात करें, वर्ल्ड के ज्यादातर सोसाइटी की बात करें, वहां पर सोशल चेंज के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास 5 प्रोसेसेस है, इनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर सोसाइटी में इन प्रोसेसेस के वजह से क्या इंपैक्ट आता है, इनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमारा एग्रीरियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारा जो पुराने जमाने का सोसाइटी है, जहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करके सोसाइटी के ज्यादातर लोग जीते थे, उनको खाना मिलता था, लेकिन जब ये धीरे धीरे चेंज होकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद के फेज से हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जहां पर लोग ज्यादातर इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे। पहले के जमाने में ऐसा था कि लोग अपने घर में रहते थे, वहां पर काम करते थे और खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोजगार चलाते थे। लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, ये जो मशीनाइजेशन, जहां पर मशीन्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गई है, वहां पर अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड होने लगी और जो लोग हैं गांव से
खास करके जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड करते थे, वो लोग शहर में आ रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे। तो इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर हम सिंपली कहें तो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एग्रीरियन इकोनॉमी चेंज होकर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहा था और लोग ज्यादातर मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे थे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या क्या फीचर्स है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम देखते हैं एग्रीरियन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। पहले के ज़माने में एग्रीरियन इकोनॉमी था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से वो सोसाइटी में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के ग्रोथ होने लगी। लोग मशीन्स के ऊपर डिपेंड होने लगे, मशीन्स के द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस चलने लगी और बहुत सारे चेंजेस आने लगे। यहाँ पर हम अर्बनाइजेशन देखते हैं, क्योंकि जो पहले के ज़माने में जो इंडस्ट्रीज थी वो बेसिकली शहर में यानी कि अर्बन एरियाज में हो रही थी। तो शहर में होने के वजह से लोग जो है ज़्यादातर शहर में आकर बस रहे थे, क्योंकि यहाँ पर रेडिली जॉब्स अवेलेबल थी। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन हम देखते हैं, यहाँ पर जो सिटीज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से सिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शहर में यानी कि अर्बन एरियाज में मिलने लगी। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देखते हैं। लोग मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। यहाँ पर लोग मशीन्स को इनोवेट कर रहे थे। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सारे चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हम ओवरऑल सोसाइटी में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम डिवीजन ऑफ लेबर देख सकते हैं। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने लगा, क्योंकि अब जब फैक्ट्रीज में जब जॉब्स थी तो एक इंसान को एक ही तरीके का जॉब करना था। जो मैनेजर था उसको मैनेजरियल वर्क करना था, कोई अगर एक मशीन में स्पेशलिस्ट था तो उसको उस मशीन को देखना था। तो इस तरीके से अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर हम देखते हैं। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन जब हम एग्रीरियन सोसाइटी की बात करते हैं, वहां पर इस तरीके का डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता था। वहां पर एक ही इंसान बहुत सारे मल्टीपल टास्क कर सकता था, अलग अलग तरीके का उसके पास स्किल था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है और लोगों का स्पेशलाइजेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के में हम देखते हैं सोशल रिलेशन भी बहुत ज़्यादा बदल गए थे। यहाँ पर पहले जो ट्रेडिशनल किनशिप टाइज थी वो कम होने लगे और लोग इकोनॉमिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आने लगे और लोग एक दूसरे के साथ पहचान ना होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक जगह पर रहना था, एक तरीके का जॉब करना था। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से हम राइज ऑफ कैपिटलिज्म भी देखते हैं। जो कैपिटलिज्म का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो लेबर है, वेज लेबर है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर यहाँ पर जॉब करने के लिए आते थे और पैसे के बदले वो लोग लेबर अपना सेल कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारी सोसाइटी का बेसिक है, एग्रीरियन इकोनॉमी है, उसको चेंज करके एक अलग तरीके का इकोनॉमी तैयार करता है। अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में। यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ हमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। पहला जो इम्पैक्ट है वो है इकोनॉमिक चेंज। पहले जो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था वो इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी बन गया था। यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर जोर दिया जाने लगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। तो इकोनॉमिक चेंजेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। यहाँ पर अर्बनाइजेशन भी हुआ था, जहाँ पर लोग माइग्रेट करके रूरल एरियाज में सिटीज़ की तरफ आ रहे थे, क्योंकि सिटीज़ में रेडिली जॉब्स अवेलेबल था और यहाँ पर अर्बन एरिया जो है वो धीरे धीरे एक्सपांड होने लगा और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एक नए तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से हम क्लास फॉर्मेशन भी देखते हैं, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके का क्लास आती है। कार्ल मार्क्स ने क्लास फॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने बोर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट के बारे में बात की थी। जैसे दो तरीके का जो क्लास फॉर्म हो रहा था उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, एक है बोर्जुआ, दूसरा है प्रोलेटेरिएट। बोर्जुआ जो है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो बेसिकली ओनर्स थे इंडस्ट्रीज के, उनके पास पैसा था और वो लोग लेबरर्स को एक्सप्लॉयट कर रहे थे। और दूसरी तरफ है वर्किंग क्लास या फिर प्रोलेटेरिएट जो इस फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे।
इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से हम देखते हैं चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर। जो पहले के वक्त पर जॉइंट फैमिलीज थी, लोग बहुत सारे एक साथ एकजुट होकर रह रहे थे, लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ये फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज टूटकर न्यूक्लियर फैमिलीज बनी जा रही थी, क्योंकि लोग शहर में आ रहे थे और छोटे छोटे जो वो खुद है और उनका जो बच्चे हैं, पत्नी है, उनको लेकर वो लोग शहर में चले आ रहे थे। यहाँ पर मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोग एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे थे और खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव हम देखते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बहुत सारा सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही थी। जैसे यहाँ पर लेबरर्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। यहाँ पर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के वजह से यहाँ पर एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगा। बहुत अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होने लगी और साथ ही साथ सोशल इनइक्वलिटी भी हमारी सोसाइटी में बढ़ने लगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही थी और बहुत सारे नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमारी सोसाइटी का जो नए तरीके का आइडियाज है, टेक्नोलॉजी से, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उसको एडॉप्ट करने की बात की जा रही थी। मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई एक सोसाइटी अपने खुद ब खुद तरीके से अपने आप को अपग्रेड करता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। यहां पर मॉडर्नाइजेशन के कुछ फीचर्स के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर पहला जो फीचर है वो है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। मॉडर्नाइजेशन के वजह से सोसाइटी में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा रैशनल तरीके से आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो लोगों का सोच है, पहले जो ट्रेडिशनल तरीके से लोग सोचते थे, मॉडर्नाइजेशन के वजह से लोगों का सोच में भी यहाँ पर बदलाव आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस हो सकता है या फिर अपने आप का खुद का एक अलग व्यू पॉइंट भी क्रिएट कर सकता है। वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस होना यहाँ पर मैंडेटोरी नहीं है। तो मॉडर्नाइजेशन में खुद से साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की भी बात की जाती है। यहाँ पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन के वजह से इंडस्ट्रीज ग्रो होती है, अर्बनाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे डेवलप होती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तैयार होते हैं। जैसे गवर्नमेंट में पहले किसी एक ग्रुप का ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन के डेवलपमेंट की वजह से हम पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट देखते हैं। लीगल रैशनल अथॉरिटीज़ क्रिएट हुई है, कानून के द्वारा सारी चीज़ें गाइडेड है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ पर कुछ एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उनका इन्फ्लुएंस कम होकर हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर देखा जाता है। फिर जो है हम सोशल मोबिलिटी मॉडर्नाइजेशन में देखते हैं। जैसे कास्ट, क्लास, जेंडर के जो बैरियर्स है, इन सारे चीज़ों को तोड़कर हम आज अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाते हैं। जो इंडिविजुअल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ये सारी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही आगे बढ़ रही है। फिर यहाँ पर हम एजुकेशन एंड लिटरेसी में भी डेवलपमेंट देखते हैं। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है मॉडर्नाइजेशन में। यहाँ पर कल्चरल सेकुलराइजेशन भी देखी जाती है। कोई भी एक रिलीजियन अब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स है, वैल्यूज़ है, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है और हमारा डेली लाइफ जो है वो साइंटिफिक मोरल के द्वारा गाइड हो रही है। अब ये मॉडर्नाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट हम देखते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट मॉडर्नाइजेशन के वजह से हो रही है। यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलती है। लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी आगे बढ़ रही है, जिसके वजह से हमारा सिटीजन जो है आजकल ज़्यादातर लोग ही पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में। यहाँ पर जो गवर्नेंस है, लीगल रिफॉर्म्स है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। मॉडर्नाइजेशन के वजह से एजुकेशन एंड लिटरेसी भी एक्सपांड हो रही है। यहाँ पर कल्चर में भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। पहले जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थी उसमें चेंज होकर हम आजकल सेकुलर
सिस्टम में विश्वास रखते हैं, साइंटिफिक तौर तरीकों से चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर सोशल मोबिलिटी भी पॉसिबल हो रहा है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को धीरे धीरे मिल रही है। पहले जो चीज़ लोगों के बाय बर्थ लोगों को ज़्यादातर चीज़ें मिलती थी, आजकल ये सारी चीज़ें कम होती जा रही है और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ताकि वो लोग पढ़ाई लिखाई करके एक बेहतर जिंदगी निभा सके और अपने स्किल के बेसिस पर आगे बढ़ सके। अब जो थर्ड प्रोसेस है वो है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है उनके कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल नॉर्म्स को एडॉप्ट करती है। यानी कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनको कॉपी करने को ही वेस्टर्नाइजेशन कहा जाता है। जब दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी करके वहां पर जो भी चीजें चल रही है, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल नॉर्म्स, ये सारे जो भी चीज़ें चल रही है उनको जब कॉपी कर कर कोई नॉन वेस्टर्न सोसाइटी इसको एडॉप्ट करेगा, उसको कहा जाएगा वेस्टर्नाइजेशन। अब यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ये दोनों अलग है। इन दोनों को बीच में जो डिफरेंस है ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा एक डिफरेंस का टेबल भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। अब वेस्टर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी किया जाता है, बहुत सारी चीजें कॉपी करके अपने सोसाइटी में अप्लाई किया जाता है। वेस्टर्नाइजेशन का क्या क्या फीचर्स है? वेस्टर्नाइजेशन में हम वेस्टर्न जो लाइफ स्टाइल है इसको एडॉप्ट करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग हैं वो किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, उनका खाना किस तरीके का है, वहाँ पर सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, इसके द्वारा लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उनके तौर तरीकों को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम को भी एडॉप्ट किया जाता है। जैसे बाहर के कंट्रीज में जिस तरीके का गवर्नेंस चल रही है, लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में जो चीज़ें बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें जो वेस्टर्न मॉडल में देखी जाती है उनको कॉपी किया जाता है किसी और सोसाइटी के द्वारा। यहाँ पर एजुकेशन एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट की भी बात की जाती है। जो वेस्टर्न स्टाइल है एजुकेशन का उनको कॉपी किया जाता है, वहाँ पर साइंटिफिक जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहे हैं, उनको भी कॉपी किया जाता है। यहाँ पर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को भी फॉलो किया जाता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी म्यूजिक है, वहाँ पर जो भी फिल्में दिखाई जाती है, सोशल मीडिया जिस तरीके से चल रहा है उनको लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर कल्चर भी इसी तरीके से तैयार होता है। जैसे जिस तरीके का चीज़ें ब्रांड्स है ग्लोबल मार्केट में, वो सारी चीज़ें हम एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के वजह से हमें एक और फीचर भी देखने को मिलता है, वो है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे खास करके इंडिजिनस नॉलेज या फिर इंडिजिनस कस्टम, लैंग्वेज, रिचुअल, ये सारे चीजें वेस्टर्न आइडियोलॉजी के द्वारा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है और अपना खुद के कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो वेस्टर्नाइजेशन का क्या इंपैक्ट है हमारी सोसाइटी में? वेस्टर्नाइजेशन के वजह से हमें कल्चरल चेंज देखने को मिलता है। लोग वेस्टर्न ड्रेस, लैंग्वेज, ये सारे चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रही है जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम को अपनाया जा रहा है, उनका एजुकेशन मॉडल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर यहाँ पर इसके रिगार्डिंग, वेस्टर्नाइजेशन के रिगार्डिंग हम बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी देखते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी चीज़ें सही है उनको एडॉप्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी छेड़ी गई है। जैसे डेमोक्रेसी के लिए, जेंडर इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स है और उनको अपने सोसाइटी में एडॉप्ट करके उसके रिगार्डिंग बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी की गई है। अब यहाँ पर एक जो नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। यहाँ पर खुद का आइडेंटिटी में क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करेंगे, उनके तौर तरीके अपनाएंगे, तो अपना जो कल्चर है, अपना जो तौर तरीका है, वैल्यूज है, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, जिसके वजह से हम एक कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। हाइब्रिड कल्चर को एडॉप्ट करेंगे लेकिन अपना खुद का जो कल्चरल वैल्यूज है उसको धीरे धीरे खो देंगे। तो वेस्टर्नाइजेशन के वजह से भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, हमें अमूमन इस जगह पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है एग्जाम में इन दोनों टर्म में कंफ्यूजन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक
डिफरेंस की टेबल देने की कोशिश की है। इसके द्वारा आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है। यहाँ पर जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रीज, आइडियाज, ये सारे चीज़ों की डेवलपमेंट की बात की जाती है, यहाँ पर प्रोग्रेस की बात की जाती है। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन में जो वेस्टर्न कल्चर है, उनके तौर तरीकों को एडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है, उनके तौर तरीकों की यहाँ पर नकल की जाती है, उनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो भी चीज़ें हैं, सिस्टम्स हैं, उनको एडॉप्ट किया जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन में एक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बात की जाती है, और वेस्टर्नाइजेशन में दूसरे एक कल्चर को एडॉप्ट करने की, उनके तौर तरीकों को अपनाने की बात की जाती है। यहां पर कल्चरल इंपैक्ट में हम देखते हैं जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है, इसके वजह से जो इंडिजिनस कल्चर है वो अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बना सकती है, यानी कि वो अपने तौर तरीकों से ही चल सकती है। वहां पर मॉडर्न टेक्निक्स को एडॉप्ट करते हुए वो इंडिजिनियस कल्चर भी अपने आप को रिटेन कर सकती है, यानी कि इंडिजिनस कल्चर, जो ट्रेडिशनल कल्चर्स है, वो खत्म नहीं हो जाएगी। यहां पर चीजों को मॉडर्न टेक्निक्स के साथ एडॉप्ट की जाएगी। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन में जो इंडिजिनस कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा और लोग दूसरे कल्चर को एडॉप्ट करेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन में खुद का कल्चर के साथ साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा सकता है, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन में दूसरे कल्चर को ही एडॉप्ट कर लिया जाएगा, जहां पर खुद के कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, या फिर खुद के कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है, इंपैक्ट है, ये कम हो जाएगा। यहां पर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हम देखते हैं। यहां पर मॉडर्नाइजेशन के वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखी जा सकती है। वेस्टर्नाइजेशन के वजह से यहां पर कैपिटलिज्म का ग्रोथ हम देखेंगे। यहां पर वेस्टर्न बिजनेस मॉडल्स जो है उनको एडॉप्ट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही चला जाएगा। फिर सोशल चेंज हम देख सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन के वजह से जो सोशल चेंज है, यहाँ पर एजुकेशन में चेंज होगी, हेल्थ सिस्टम, अर्बनाइजेशन, सोशल मोबिलिटी, ये सारे जो सिस्टम्स है यहाँ पर हम चेंजेस देख सकते हैं। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन में जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, वैल्यूज है, नॉर्म्स है, इनको हम एडॉप्ट करेंगे, उनको हम प्रोमोट करेंगे। फिर मॉडर्नाइजेशन के वजह से हम जो देख सकते हैं वो है वेस्टर्न कंट्रीज को यहां पर फॉलो नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर खुद ब खुद हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहां पर नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को, या सॉरी, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको कॉपी करना यहां पर मैंडेटोरी नहीं है, यानी कि यहां पर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो वेस्टर्नाइजेशन है, यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर हम हेवीली डिपेंडेंट होते हैं, उनके कल्चर यहां पर डोमिनेंट होते हैं और उसको ही हम एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये जो मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहां पर ही ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। तो इसको थोड़ा समझकर आगे बढ़िएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर वर्ल्ड के अलग अलग सोसाइटी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहां पर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सोसाइटीज जब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं, एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक साथ करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सोसाइटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब इस चीज को कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ग्लोबल कंट्रीज जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, वो लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती है, तब इसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन में हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस देखते हैं। जो अलग अलग कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड एक्सपांड होता है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है, और जो फ्री मार्केट टाइप ऑफ सोसाइटी है, इसको प्रमोट किया जाता है ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें डेवलप होती है और लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये सारे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ। जैसे आज हम यहाँ पर इंडिया में बैठकर वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें घटनाएं घट रही है, वो सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी
के डेवलपमेंट के वजह से ही मुमकिन हुआ है। यहाँ पर हम कल्चरल एक्सचेंज देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के वजह से अलग अलग कल्चर के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह के कल्चर को दूसरे जगह के लोग देख रहे हैं। इसके वजह से कल्चरल आइडियाज जो है वो स्प्रेड हो रही है, लोग अलग अलग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं और जो लाइफस्टाइल है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर पहुंच रही है। यहाँ पर हम एक कल्चरल एक्सचेंज देख सकते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी हो रही है, जैसे कि बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे चीज़ों के वजह से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के वजह से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारे जो कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज है, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। यहाँ पर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी हम देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के वजह से लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर बस रहे हैं, वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। ये सारे चीज़ों के वजह से हम माइग्रेशन देख सकते हैं और लोगों का मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी भी यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में इतने सारे चीज़ों के साथ साथ एक और एनवायरमेंटल कॉन्सर्न भी जुड़ा हुआ है। आजकल हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो अलग अलग कंट्रीज़ है वो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न हो रही है। वो एक दूसरे के साथ मिलकर ये जो लड़ाई है एनवायरनमेंट कॉन्सर्न को लेकर, ये लड़ाई में एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई कर रही है। जैसे ग्लोबल इश्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, ये सारे चीज़ों को एक साथ मिलकर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में चेंज हो रही है और ये सारे चेंज के वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के वजह से अलग अलग कंट्रीज में के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखी जा सकती है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो ग्रो हो रही है, फ्री ट्रेड यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसके वजह से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज हम देखते हैं। यहाँ पर कल्चर जो है वो अलग अलग सोसाइटी का कल्चर एक साथ मिल रही है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है। खास करके सोशल मीडिया के डेवलपमेंट के वजह से ये सारे कल्चरल एक्सचेंज आजकल बहुत रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की भी बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फैल रही है। यह बहुत ही रैपिडली, बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी डेवलप हो पा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम देख सकते हैं, जैसे कि जो सॉवरेनिटी है इसके बारे में चैलेंज भी यहाँ पर की जाती है। किसी भी एक कंट्री जिस तरीके से चल रही है वो सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार नहीं होता है, उसका जो रूल है वो बाकी सारे बड़े बड़े जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसके द्वारा भी गाइडेड होती है। जब कोई कंट्री पॉलिसीज फॉर्म करेगी तो सिर्फ अपने आप को देखकर नहीं, बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके का बात करते हैं उनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारी चीजें भी आजकल नेशनल पॉलिसी मेकिंग में गाइड करते हैं और नेशनल पॉलिसी मेकिंग में इनका इन्फ्लुएंस, बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एक कंट्री का सोवरेनिटी है ये धीरे धीरे खत्म हो रही है, यहाँ पर चैलेंज से होकर गुजरनी पड़ रही है। यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी भी हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे अलग अलग कंट्रीज में रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है ये दिन ब दिन बढ़ रही है और जो रिच कंट्री और पुअर कंट्री के बीच में भी जो गैप है ये भी दिन ब दिन बढ़ रही है। जो रिच कंट्री है और भी रिच होती जा रही है, जो पुअर कंट्री है वो दिन ब दिन और भी पुअर होती जा रही है। तो यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन के वजह से। अब हम देखते हैं सेकुलराइजेशन का प्रोसेस। सेकुलराइजेशन बाकी सारे प्रोसेसेस से थोड़ा हटकर है। सेकुलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रिलीजियन का इन्फ्लुएंस की बात की जाती है। यहाँ पर जब हमारी सोसाइटी में रिलीजियन का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होगा, हमारा पब्लिक लाइफ में रिलीजियन का सिग्निफिकेंस जब कम होगा, तब इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन एकदम एक सेपरेट टॉपिक है बाकी सारे यहाँ पर जो भी हमने डिस्क्राइब की है उसके मुकाबले। यहाँ पर रिलीजियन के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है और रिलीजियन का जो इन्फ्लुएंस है जब धीरे धीरे कम होती रहती है उसको सेकुलराइजेशन कहा जाता है। अब सेकुलराइजेशन का बहुत सारे फीचर्स हम देख सकते हैं, जैसे डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस। पहले के ज़माने में जब हम
बात करते हैं वहां पर ज्यादातर चीजें रिलीजन के द्वारा ही गाइडेड होती है, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी के ग्रोथ के साथ साथ यहां पर हम रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होते हुए देखते हैं और ये सेकुलराइजेशन का ही एक प्रोसेस है जहां पर रिलीजियस इन्फ्लुएंस धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। यहां पर स्टेट एंड रिलीजन जो है इन दोनों को सेपरेट करने की बात की जाती है। यहां पर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो रिलीजन से बाहर होकर अपने खुद से ही ऑपरेट करेगी। यहां पर रिलीजन और स्टेट के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट होती है सेकुलराइजेशन के द्वारा। यहां पर साइंटिफिक एंड रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है। पहले जो भी ज्यादातर चीजें रिलीजियस बिलीफ के द्वारा गाइडेड होती थी, लेकिन आजकल साइंटिफिक थिंकिंग के द्वारा, रैशनल थिंकिंग के द्वारा ही गाइडेड हो रही है, जहां पर सेकुलर आइडियोलॉजीज आजकल बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रही है। यहाँ पर हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिलीफ्स देख सकते हैं। पहले जब लोग थे वो एक ही धर्म से जुड़े हुए होते थे और उसके ऊपर ही विश्वास करते हैं, वो जिस तरीके का चीज़ें कहता था उसी बिलीफ पैटर्न से होकर लोग गुजरते थे। लेकिन आजकल बहुत सारे जो मल्टीपल बिलीफ सिस्टम है उनको एक साथ मिलाकर हम चीज़ों को सोच सकते हैं, जैसे रिलीजन क्या कह रहा है या फिर सोसाइटी में सेकुलर थॉट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर यहाँ पर कोहिबिट कर सकते हैं और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिलीफ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो रिलीजन है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन भी देखी जाती है सेकुलराइजेशन के वजह से। प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन यानी कि अब लोगों का पर्सनल चॉइस होता है कि वो किस तरीके का धर्म लेगा, किस तरीके का धर्म का अनुसरण करेगा, ये सारी चीजें उसका खुद का मैटर हो गया है। अब यहाँ पर स्टेट इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, तो ये एक पर्सनल चॉइस बन गई है रिलीजन। यहाँ पर ग्रोथ ऑफ सेकुलर इंस्टीट्यूशंस भी हम देख सकते हैं। नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे हमारा पब्लिक स्कूल, लीगल सिस्टम, जहाँ पर गवर्नेंस में रिलीजन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो सेकुलर इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे बढ़ रही है सेकुलराइजेशन के वजह से। ये जो सेकुलराइजेशन का प्रोसेस है, इसके वजह से हमें बहुत सारे और भी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस ऑथोरिटी। जो रिलीजियस ऑथोरिटी पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, आज के वक्त पर वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। गवर्नमेंट और लॉ के द्वारा ही चीज़ें ज़्यादातर गाइडेड होती है और लोग रैशनल थॉट प्रोसेस के द्वारा ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक एंड रैशनल थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़ सही है, कौन सा साइंटिफिक तरीका है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। यहाँ पर रिलीजियस प्लुरलिज्म हमें देखने को मिलता है। पहले जो सोसाइटी था वहाँ पर एक ही रिलीजन ज़्यादा डोमिनेट करता था, लेकिन आजकल मल्टीपल रिलीजियस बिलीफ को हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो रिलीजन है उनको हम टॉलरेट करने की, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो रिलीजियस प्लुरलिज्म है, खास करके इंडिया में हमें ये कॉन्सेप्ट बढ़ते हुए दिखाई देता है, जहां पर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जहां पर हर धर्म को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यहाँ पर जो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स है, इनके बीच में भी हम चेंजेस देखते थे। जैसे पहले रिलीजियस चीज़ों के द्वारा चीज़ें गाइडेड होती है, लोग जो भी जैसे मैरिज, जेंडर रोल, एजुकेशन, ये सारे चीज़ें रिलीजन के द्वारा ही पहले गाइड होती थी, लेकिन आजकल सेकुलर थॉट प्रोसेस के द्वारा ये सारे चीज़ें गाइडेड होती है। जैसे मैरिज आज के वक्त पर अलग अलग रिलीजन के बीच में होता है। यहाँ पर जो रूल्स बनाए गए हैं मैरिज के लिए, खास करके हिंदुइज्म में, यहाँ पर ये सारे रूल्स को इतना ज़्यादा माना नहीं जाता है। लोग सेकुलर थॉट प्रोसेस में ही ज़्यादातर विश्वास करते हैं। एजुकेशन आजकल हर किसी का हक है, जो पहले किसी एक स्पेशल ग्रुप के लिए एजुकेशन था। तो यहाँ पर बहुत सारे सोशल नॉर्म में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। यहाँ पर रिसर्जेंस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी भी हम देख सकते हैं। अब ये जो सेकुलराइजेशन का प्रोसेस है, इसके वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रही है। जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है ये धीरे धीरे कम हो रही है। तो जो भी रिलीजियन को मानने वाले लोग हैं, जो भी रिलीजियन को जैसे फंडामेंटलिस्ट है, जो लोग रिलीजियन को ओरिजिनल फॉर्म में जो बुक में लिखा हुआ है उसी तरीके से मानने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा आजकल कॉन्शियस हो रहे हैं। वो लोग अपना ट्रेडिशनल जो बिलीफ
बिलीफ पैटर्न है उसको बहुत ज़्यादा एक अलग नज़र से देख रहे हैं। उनको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पर उनका रिलीजियन आज खतरे में है। तो ये सारे चीज़ों के वजह से जो भी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में रहने वाले लोग हैं वो लोग अपने धर्म को खतरे में देख रहे हैं। तो इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रिलीजियस रिवाइवलिज्म का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स आजकल हो रहे हैं ताकि अपना खुद का जो रिलीजन है इसको वो लोग रिवाइव कर सके, उसको ओरिजिनल फॉर्म में बचा सके। तो यहाँ पर सेकुलराइजेशन का प्रोसेस के अगेंस्ट भी लोग खड़े हो रहे हैं और सोशल मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकुलराइजेशन के प्रोसेस के वजह से बहुत सारे इंपैक्ट हमें देखने को मिले हैं, जहां पर बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी है। तो आज का ये जो क्लास है, इस क्लास में हमने 5 प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है जो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके का सोशल चेंज के प्रोसेसेस है, जैसे संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, फिर प्रोफेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। साथ ही साथ वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट भी हम इंडिया में देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम इंडिया में सोशल चेंज की प्रोसेसेस की बात करते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं और कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमारे इंडिया के लिए स्पेशली है। तो ये सारे प्रोसेसेस के रिगार्डिंग इंडिया में जो सोशल प्रोसेसेस है, सोशल चेंज के प्रोसेसेस है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी क्लास के रखा है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से इस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी मैंने पहले ही कहा है कि सोशल चेंज के डेफिनेशन, थ्योरीज, फैक्टर, इसके रिगार्डिंग भी ऑलरेडी मैंने क्लास करा के रखा है, वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो क्लासेस है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इनसे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जो भी क्लासेस करा रहा हूं, आशा करता हूं आप लोगों को ये सारे क्लासेस हेल्पफुल लग रही है। अगर आपको इन सारे क्लासेस से फायदा हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन बनते हैं और इनसे मोटिवेटेड होकर ही मैं नेक्स्ट क्लासेस कर पाता हूं। तो ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।